गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, और वो है सॉलिड स्टेट। यानी कि हम आज इस वीडियो में जो हमारा आज का गोल है, ये हमने टारगेट किया है कि आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन क्या क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और क्रिस्टल सिस्टम। यानी कि हम ये 4 टॉपिक आज के वीडियो में कवर करेंगे। बाकी के जितने टॉपिक हो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इन चारों टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हम इंट्रोडक्शन इसका सॉलिड स्टेट का देखते हैं। सॉलिड स्टेट होता क्या है, यानी कि सॉलिड क्या होता है। तो जैसे अगर हम इस पेन की बात करें तो हम पेन में देख रहे हैं कि इसका जो शेप है वो डिफिनेट है। हम इसको चाहे अपनी पॉकेट में रखें, बैग में रखें, कहीं भी रख दें, इसका शेप नहीं चेंज होने वाला। और इसके द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया गया, यानी इसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स है, यानी कि दोनों डेफिनेट है। यानी कि शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट है। तो सॉलिड स्टेट की यही प्रॉपर्टी है कि any object which has a definite shape and volume is called the solid state। यानी कि क्या क्या होना चाहिए, पहला तो definite shape होना चाहिए, और सेकंड क्या होना चाहिए, definite volume होना चाहिए। अब सॉलिड, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे ऑल अराउंड हम उससे घिरे हुए होते हैं, हम बहुत सारे सॉलिड को देखते हैं। तो सॉलिड स्टेट में शेप और वॉल्यूम ये चेंज नहीं होता। आप इसको भी जब तक आपको एक्सटर्नल इससे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, कुछ एक्सटर्नल जैसे हीट, प्रेशर, ये सब अप्लाई नहीं करते हैं, तो इनके जो शेप हैं या फिर इनका वॉल्यूम है वो नहीं चेंज होता। हाँ, प्रेशर, टेम्परेचर या एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे इनके शेप या फिर वॉल्यूम में चेंजेस आ सकते हैं। तो हम बात करते हैं इनके टाइप की। तो देखिए, अगर सॉलिड स्टेट के टाइप की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकेंड वन होता है एमॉर्फस सॉलिड। देखिए, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। यानी ये किसी भी चीज़ को हम कैटेगराइज इसलिए करते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। यानी कि अगर हमें किसी एक कैटेगरी की पर्टिकुलर अरेंजमेंट हमें जाननी है, उनके बारे में कुछ फीचर्स जानने हैं, तो कैटेगरी कर देने पे हमें ईजी होता है पढ़ने में। तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो इनका जो शेप होता है वो डेफिनिट होता है, ये डेफिनेट शेप के होते हैं। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं ये इरेगुलर शेप के होते हैं, यानी इनकी जो शेप है वो चेंज होते रहते हैं। यानी कि इसका तो डेफिनेट है, फिक्स रहेगा, लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनका इरेगुलर शेप होता है। अब अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। देखिए, अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर का क्या मतलब है। देखिए, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट एक छोटे छोटे पार्टिकल के अरेंजमेंट से बनता है। जैसे आपके घर की जो दीवारें हैं उसमें छोटे छोटे ब्रिक्स मिलके बनते हैं। तो जब उनका एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी कि बहुत दूर तक आपको देखने पे एक जैसा ऑर्डर दिखे, तो उसे हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं। यानी कि आपको कुछ टाइम तक, कुछ दूर तक देखने के बाद आपको पैटर्न चेंज होता हुआ नजर आएगा। यानी एक पैटर्न कुछ दूर तक फॉलो होगा, उसके बाद पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब अगर हम थर्ड की बात करें तो इसमें शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। देखिए, शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है, यानी अगर किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का मेल्टिंग पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं 200 डिग्री सेल्सियस है, तो 2 डिग्री सेल्सियस होने का मतलब है कि 200 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 200 डिग्री सेल्सियस होने का मतलब है कि 200 डिग्री सेल्सियस पर वो ऑब्जेक्ट हमारा सॉलिड का मेल्ट हो चुका होगा, यानी कि इसमें मेल्ट हो चुका होगा। लेकिन अगर हम बात करें एमॉर्फस में तो इसमें मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी वो उसी पर कंप्लीटली पिघल चुका होता है, मेल्ट हो चुका होता है। लेकिन एमॉर्फस में जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वहाँ से वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का 150 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, बस वो यहाँ से स्टार्ट होगा, और वो 200, 300, 400 ऐसे से बढ़ता जाएगा, यानी कि ऐसे बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अगर हम
क्रिस्टलाइन सॉलिड में बात करें, किसी ऑब्जेक्ट का यानी किसी भी सॉलिड का अगर 200 डिग्री सेल्सियस है तो वो जब तक कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो जाएगा वो 200 डिग्री सेल्सियस ही उसका टेम्परेचर है, यानी स्टार्ट भी यहीं से होगा और एंड भी इसी पे हो जाएगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात कर लें तो शार्प एज ऑन कटिंग, शार्प एज ऑन कटिंग यानी कि जब आप इस सॉलिड को कट करते हो, यानी किसी भी शार्प एज वाले टूल से अगर आप इसको कट करते हो तो कट करने के बाद जो दोनों पार्ट आएंगे दोनों एकदम प्लेन होंगे और स्मूथ होंगे। जैसे कि मतलब अगर आप इस पेपर को, सपोज करो हम पेपर को सॉलिड है ही, तो इसको हम देखें ये जैसा है, एकदम प्लेन है और स्मूथ है, तो हमें कट करने पर ठीक ऐसा ही मिलता है, ठीक। लेकिन वहीं अगर हम इसमें बात करें तो इसमें एक इरेगुलर एज मिलता है, इरेगुलर एज ऑन कटिंग। जैसे कि आप कभी रबड़ को अगर किसी नाइफ से कट करो तो उसका जो शार्प एज नहीं मिलता या फिर प्लेन एज या फिर स्मूथ एज नहीं मिलता, वो सपोज कर लिए आप अज्यूम कर सकते हो वो कुछ ऐसे मिलेगा, यानी कि एक प्लेन में नहीं होगा, सीधा नहीं होगा, ऐसे थोड़ा इरेगुलर एज का होगा, ठीक। अब हम फिफ्थ की बात कर लेते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं और एमॉर्फस क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। अब एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? देखिए, आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि आप किसी भी डायरेक्शन से अगर देखें तो उनका पैटर्न आपको सेम दिखे, यानी किसी भी डायरेक्शन से अगर आप देखें तो पैटर्न सेम दिखे। तो इसमें पैटर्न आपको सेम नहीं दिखता है, अगर आप अलग अलग ऑर्डर्स अलग अलग डायरेक्शन से देखेंगे तो आपको उनका पैटर्न अलग अलग दिखाई देगा। लेकिन इसमें आइसोट्रॉपिक में आप अलग अलग डायरेक्शन से देखेंगे तो आपको पैटर्न एक जैसा ही दिखाई देगा, ठीक। तो अगर हम 6 की बात करें तो इसको हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं। हम इसको ट्रू सॉलिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सॉलिड की जो थियरी है या फिर सॉलिड के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें फॉलो किए गए हैं, लेकिन एमॉर्फस में वो फॉलो नहीं किए हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। स्यूडो सॉलिड या फिर इसको आप फॉल्स सॉलिड भी कह सकते हैं, या फिर इसी को सुपर कूल्ड सॉलिड भी कहते हैं। सुपर कूल्ड सॉरी लिक्विड बोलते हैं, जैसे ग्लास, इसको क्या बोलते हैं हम, सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी कि इसके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पे ये क्या होते हैं, मेल्ट होने लगते हैं। मेल्ट होने का मतलब ये धीरे धीरे फ्लो होने लगते हैं। तो ये 6 पॉइंट थे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के। आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। क्रिस्टलाइन डिफिनिट शेप, इरेगुलर शेप एमॉर्फस, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जिस मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्टिंग स्टार्ट होगी उसी पे एंड होगी, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन एमॉर्फस पे क्या होगा, जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट वहाँ से स्टार्ट होगा और एक लॉन्ग रेंज तक जाएगा। शार्प एज ऑन कटिंग, अगर हम इसको कट करते हैं तो हमें एक शार्प एज मिलता है, यानी कि एक प्लेन एज मिलता है, स्मूथ एज मिलता है, इरेगुलर एज इसमें हमें मिलता है। एनआइसोट्रॉपिक, अलग अलग डायरेक्शन से देखने पर हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन आइसोट्रॉपिक में ऐसा नहीं होता, हम किसी भी डायरेक्शन से देखें हमको एक जैसा ही दिखाई देगा। इसको हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, इसको हम स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के, हम इस ट्रू सॉलिड्स के टाइप की बात कर लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड या ट्रू सॉलिड ये टोटली 4 टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड, यानी ये 4 टाइप के होते हैं। अब देखिए, मॉलिक्यूलर जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो अब हम देख लेते हैं कि इन तीनों में क्या क्या होते हैं। जैसे नॉन पोलर क्या होते हैं, पोलर क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होते हैं। देखिए, नॉन पोलर नेम से ही आपको क्लियर समझना होगा, इसमें पोलरिटी नहीं होगी। इसमें यानी कि जो मॉलिक्यूल्स या फिर जो यूनिट सेल्स होंगे उसमें पोलरिटी नहीं होगी। तो अगर नॉन पोलर की बात करें तो ये सॉफ्ट होते हैं, पोलर की बात करें तो ये भी सॉफ्ट होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करें तो ये हार्ड होते हैं। अब हम एक एक की समझ लेते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर क्यों होते हैं? क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, जैसे पोलरिटी होती नहीं, जब ऐसे प्लस या माइनस चार्ज होंगे ही नहीं तो कंडक्ट होंगे ही नहीं। इनका जो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका,
इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लंदन डिस्पर्सन फोर्स होता है। लंदन डिस्पर्सन फोर्स, लंदन डिस्पर्सन फोर्स क्यों होता है? मैक्सिमम क्राउडिंग की वजह से। मैक्सिमम क्राउडिंग होती है, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहाँ पे लंदन डिस्पर्सन फोर्स लगता है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात कर लें, I2 हो गया, CO2 हो गया, आर्गन हो गया, CCl4, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर हम पोलर की बात करें, पोलर अब नाम से ही क्लियर है जिसमें पोलरिटी होगी, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें पोलरिटी होगी। तो ये पहली बात, ये सॉफ्ट होते हैं। दूसरा, ये इंसुलेटर होते हैं। ये भी क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। देखिए, लो मेल्टिंग पॉइंट इसका वेरी लो मेल्ट, यानी नॉन पोलर से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती है, लेकिन तब भी कम होती है। इनमें जो इंटरेक्शन होता है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डाइपोल क्रिएट हो जाती है, एक प्लस पोल एक माइनस पोल, और उन्हीं बीच इंटरेक्शन होता है। जैसे अगर हम HCl की बात कर लें, SO2 की बात करें, HCl कुछ इस तरीके से बनता है, इस पर डेल पॉजिटिव आता है, डेल नेगेटिव। तो जब हम दूसरा Cl करेंगे, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, तो इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, जिसे हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड की। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं वो हार्ड होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। ये भी इंसुलेटर होते हैं। ये भी क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। इनका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। और इनमें जो इंटरेक्शन होता है, यानी कि इनमें कौन सा फोर्स लगेगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर फोर्स लगते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे हम H2O की बात करें, आइस, ठीक, तो अगर आप H2O को देखें तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। इस पे पॉजिटिव आता है, इस पे निगेटिव आता है, तो सारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच के रखता है। तो अगर हम जब दूसरे मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पे निगेटिव होता है, तो ये इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ऐसे हर एक मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे से ये कनेक्टेड होते हैं, और जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं? ये हार्ड हो जाते हैं। आई होप आपको मॉलिक्यूलर का समझ में आया। अब हम आयनिक की बात करते थे। देखो, आयनिक जो होते हैं ये थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब आसानी से टूट सकते हैं, यानी कि क्या होते हैं? हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं। हार्ड होते हैं बट ब्रिटल। जैसे हम नमक की बात कर लें, होता तो हार्ड, लेकिन हम उसको आसानी से ब्रेक भी कर सकते हैं। इनमें इनकी एक जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये सॉलिड में तो इंसुलेटर होते हैं, यानी कि अगर आप जो घर में आपके नमक यूज होता है उसके सॉलिड पार्ट, उसके एक सॉलिड पार्ट को अगर आप देखोगे तो वो इंसुलेटर होता है। लेकिन ये एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट में क्या होते हैं? ये कंडक्टर हो जाते हैं। जैसे अब अगर आप पानी में, यानी कि वाटर में, अगर आप साल्ट को डाल दो, उसके बाद आप उसमें करंट फ्लो कराओ, तो करंट उसमें आसानी से फ्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो साल्ट होते हैं, यानी कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं, वो क्या करते हैं? मॉल्टन या फिर एक्वस स्टेट में कंडक्टर की तरह काम करते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? हाई होता है। और इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों लगता है? क्योंकि इसमें आयंस क्रिएट हो जाते हैं, जैसे Na+Cn-। तो Na+Cn- आयनों की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अब इनमें अगर हम इसी एग्जांपल की बात कर लें तो NaCl, कॉमन साल्ट जो आप घर में यूज होता है, ZnS, CaF2, EtC, ये सभी कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं किसके? आयनिक सॉलिड के। अब हम बात कर लेते हैं मेटालिक सॉलिड की। देखिए, मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं? ये हार्ड होते हैं बट ये मैलिएबल होते हैं। क्या होते हैं? ये मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। देखिए, मैलिएबल का मतलब क्या होता है? मैलिएबल का मतलब ये होता है कि आप इनसे सीड्स बना सकते हैं। जैसे कि आप आयरन से देखते हैं कि आप सीड्स बना सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सब से आप
वायर्स बना सकते हैं। तो डक्टाइल मतलब होता है कि आप इसको वायर में चेंज कर सकते हो। मैलिएबल मतलब होता है आप इससे सीड्स बना सकते हो। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। इनका ये हाई मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं। इनमें मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। इनमें कैसा बॉन्ड पाया जाता है? इनमें मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे बहुत सारे इसके एग्जांपल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कोवेलेंट की। देखिए कोवेलेंट क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। अगर इनके नेचर की बात करें हम तो ये हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें ग्रेफाइट होता है, वो एक्सेप्शन होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ये सॉफ्ट होता है। यानी कि कोवेलेंट जितने भी होंगे सभी हार्ड होंगे, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट होता है। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये इंसुलेटर होते हैं। ये इंसुलेटर होते हैं, बट फिर से एक्सेप्शन वही है कि जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है? वो कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? कंडक्टर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इनका क्या होता है? वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट सॉलिड है तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड ही पाया जाएगा, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब जैसे आप ले सकते हैं SiO2, डायमंड, ग्रेफाइट। तो अब देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो इसमें sp3 होता है और ग्रेफाइट में sp2 होता है। ठीक, तो ये रहा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक, कोवेलेंट। मॉलिक्यूलर के 3 टाइप्स होते हैं, आयनिक, कंप्लीट, मेटेलिक, कोवेलेंट। ये हमने आपको समझाने की कोशिश की। आप इसको कैसा आपको लगा वीडियो में ज़रूर बताएं। अब हम बात कर लेते हैं क्रिस्टल सिस्टम की, यानी कि क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं। क्रिस्टल लैटिस, देखो क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं? देखो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, यानी कि 3D अरेंजमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इन स्पेस। ठीक, यानी कि कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसका 3D अरेंजमेंट स्पेस, जैसे हम इस पेन को भी मान सकते हैं। पेन कैसा है? 3D है, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों। तो यानी इसका 3D अरेंजमेंट, ये भी एक लैटिस कहलाएगा। इसके कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट सेल्स होंगे, तो इसको हम पूरे को क्या बोल सकते हैं? एक क्रिस्टल लैटिस बोल सकते हैं। तो यानी कि 3D अरेंजमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इन स्पेस, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। अब देखिए क्रिस्टल लैटिस के जो पैरामीटर क्या क्या होते हैं। पैरामीटर का मतलब इसके एक्सियल लेंथ, इंटरफेसियल एंगल। देखिए अगर हम इस पॉइंट को ले लें, इस पॉइंट पर अगर हम इस तरफ चलते हैं तो हम इसको A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं और इसको हम C, यानी कि इसकी एज लेंथ को हम ऐसे मान के चलते हैं, ABC से डिनोट करते हैं। अगर हम इस एंगल को अल्फा मान लें, इसको हम बीटा और इसको गामा, यानी कि एक्सियल लेंथ को हम A, B और C से डिनोट करते हैं, और वहीं इंटरफेसियल एंगल को हम अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। यानी एक डिनोट करने का वे है हमारा कि ताकि हमें समझने में आसानी हो कि वो किस किस क्रिस्टल सिस्टम में एंगल किस तरह से वैरी करता है। ठीक, तो यानी कि A के सामने अल्फा, B के सामने बीटा, C के सामने गामा। अब हम बात कर लेते हैं क्रिस्टल सिस्टम की, यानी वो 7 क्रिस्टल सिस्टम, उनमें से एक्सियल लेंथ और इंटरफेसियल एंगल में वेरिएशन कैसे कैसे आता है। ठीक है, तो ये हैं हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम, जिसमें फर्स्ट क्यूबिक, सेकंड टेट्राहेड्रल, थर्ड आर्थोरोम्बिक, 4 मोनोक्लिनिक, 5 ट्राइक्लिनिक, 6 हेक्सागोनल, 7 रोम्बोहेड्रल। अब अगर हम क्यूबिक की बात करते हैं, देखिए क्यूबिक में जो एक्सियल लेंथ होता है वो सभी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी A B के इक्वल होगा, C के इक्वल होगा। और इनका जो इंटरफेसियल एंगल होता है इसमें भी अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। वहीं अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल में, तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि A B के तो इक्वल होगा लेकिन C के इक्वल नहीं होगा, लेकिन बॉन्ड एंगल इन सब का सेम रहेगा। बॉन्ड एंगल में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। ऑर्थोरोम्बिक में बात करें तो ये ABC ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। और वहीं अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल सबका सेम होता है।
ठीक, यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि क्यूबिक में तीनों इक्वल थे एक दूसरे के और बॉन्ड एंगल सेम था। टेट्राहेड्रल में सिर्फ बी सी एक, मतलब एक ऐसा था जो इक्वल नहीं था, लेकिन बॉन्ड एंगल सेम था, यानी इंटरफेशियल एंगल। आर्थोरोम्बिक, इसमें भी एक्सियल लेंथ इक्वल नहीं थी, लेकिन इंटरफेशियल एंगल तब भी सेम था। अब हम बात कर लेते हैं मोनोक्लिनिक की। तो मोनोक्लिनिक में भी जो एक्सियल लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती, लेकिन इंटरफेशियल, यानी कि जो इंटरफेशियल एंगल होता है इसमें अल्फा गामा के इक्वल होता है, अल्फा गामा के इक्वल होता है, लेकिन बीटा 90 के इक्वल नहीं होता। ये सभी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं ट्राइक्लिनिक। देखिए ट्राइक्लिनिक में कोई इक्वल नहीं होता, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, ना अल्फा बीटा के इक्वल होगा ना बीटा गामा के इक्वल होगा। वहीं हेक्सागोनल में हम बात करें तो ये ए इक्वल होगा, बी इक्वल नहीं होगा, अल्फा बीटा के इक्वल होगा बट गामा के इक्वल नहीं होगा, और अल्फा बीटा ये होंगे 90 डिग्री के, और गामा जो होता है ये 120 डिग्री का होता है। वहीं अगर हम रोम्बोहेड्रल की बात करें तो रोम्बोहेड्रल में जो एक्सियल लेंथ होती है वो सभी इक्वल होते हैं, बॉन्ड एंगल सभी इक्वल तो होते हैं, सॉरी बॉन्ड एंगल इंटरफेशियल एंगल इक्वल तो होते हैं, लेकिन ये 90 के इक्वल नहीं होते, ये 90 के इक्वल नहीं होते। चलिए अब हम इसके ट्रिक की बात कर लेते हैं। इसका ट्रिक क्या है, देखिए CUTE, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यूट, ओ लिख सकते हैं हम आवर, MOTHER, क्यूट आवर मदर। हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, क्यूट आवर मदर। क्यूट आवर मदर में अब देखिए एक्सियल लेंथ का जो फार्मूला क्या है, देखिए इसमें हम बात करते हैं कि इक्वलिटी ना होने पे, इसमें एक भी ऐसा है जो इक्वल नहीं है, नहीं, तो हम इसको बोलते हैं जीरो, यानी कि इसमें सब इक्वल है, कोई अनइक्वल नहीं है। इसमें एक है जो अनइक्वल है 1, इसमें दोनों अनइक्वल हैं 2, इसमें भी दोनों 2, इसमें 1 अनइक्वल है, इसमें 0 अनइक्वल, यानी आप ऐसे आ सकते हैं 0 1 2 2 2 1 0। आप एक फार्मूला 0 1 2 2 2 1 0, यानी कि यहाँ से आप 0 1 2 आए, फिर आप 2, फिर वहाँ से आप रिवर्स हो गए। देखिए स्टार्टिंग के 3 में आपको इंटरफेशियल एंगल को चेंज नहीं करना है, और जब आप मोनोक्लिनिक में आएंगे तो अल्फा और गामा 90 हो जाएगा, बीटा 90 के इक्वल नहीं होगा। ट्राइक्लिनिक में कुछ भी एंगल सेम नहीं होता, ना इंटरफेशियल एंगल सेम होता है और ना ही एक्सियल लेंथ इक्वल होती है। हेक्सागोनल में अल्फा बीटा के इक्वल टू होता है 90 डिग्री, लेकिन गामा 120 का होता है, गामा 120, ये एंगल पूछे जा सकते हैं। रोम्बोहेड्रल में एक्सियल लेंथ सबके इक्वल होते हैं, जो तीनों एक्सियल लेंथ होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन बॉन्ड एंगल इंटरफेशियल एंगल सेम तो होते हैं पर वो 90 नहीं होते। तो ये आपका ट्रिक है क्यूट आवर मदर, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल कौन सा है, तो जो क्यूबिक होता है ये कैसा होता है, ये मोस्ट सिमेट्रिकल होता है। मोस्ट सिमेट्रिकल होने का क्या मतलब है, देखिए ये तीनों भी आपस में इक्वल हैं और ये तीनों भी आपस में इक्वल है, इसलिए इसको बोलते हैं मोस्ट सिमेट्रिकल। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा है, तो अगर हम मोस्ट अनसिमेट्रिकल की बात करें तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल हमारा ट्राइक्लिनिक हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ना तो इसमें एक्सियल लेंथ इक्वल है और ना ही इसमें इंटरफेशियल एंगल इक्वल है, इसीलिए इसको मोस्ट अनसिमेट्रिकल बोला जाता है। ठीक, इसलिए इसको मोस्ट अनसिमेट्रिकल बोला जाता है। तो ये था आज का हमारा गोल, यानी कि हम अपने गोल में हमने जो आज सेट किया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है वो हमने कंप्लीट किया। हमारा आज का गोल था इंट्रोडक्शन, हमने वो देखा, टाइप ऑफ सॉलिड देखा, क्रिस्टलाइन एमॉर्फस, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देखा जिसमें हमने मॉलिकुलर, आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट ये सारा देखा। क्रिस्टल सिस्टम हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम देखे। अब नेक्स्ट बाकी जो हमारे जैसे कि यूनिट सेल हो गया, कितने टाइप के होते हैं, वाइट्स क्या होती हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में दिखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।